तुलना में 2016 में कुल घटनाएं घटित हुई थी, उनकी तुलना में 23-24 के बीच में लगभग 17.5% की कमी घटनाओं में आई है। बलात्कार की घटनाओं में 2016 की तुलना में अगर 23-24 में हम उसकी तुलना करें, इसमें 25.30% की कमी दिखाई गई है। लेकिन अगर हम इन सभी बातों को ध्यान में रखें कि 17 से लेकर के 24 के बीच में महिला और बालिग जो नाबालिग बच्चे हैं, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े हुए जो मामले हैं, उनमें से प्रदेश सरकार ने अपने प्रोसिक्यूशन विंग को मजबूत करने का परिणाम सामने आया है। 24,402 प्रकरण में अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई जा चुकी है। 17 से लेकर 24 के बीच में पास्को अधिनियम के अंतर्गत 9,875 अभियोगों में सजा दिलाई गई है। 2022 से 24 के मध्य में महिलाओं के विरुद्ध पास्को अपराध में न्यायालय के द्वारा 16,718 अभियुक्तों को सजा दी गई है, जिनमें 21 को मृत्युदंड, 1713 को आजीवन कारावास, 4,653 को 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास और 10,331 को 10 वर्ष से कम के कारावास की सजा भी दी गई है। प्रदेश के अंदर अगर हम लोग देखें कि इस दिशा में जो अन्य प्रयास हुए हैं, खासतौर पर भारत सरकार के द्वारा इस प्रकार के मामलों को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में भारत सरकार ने जो अपना पोर्टल तैयार किया है, इसको हम लोगों ने 2018 में ही, इसलिए सरकारें उसके प्रति उतनी संवेदनशील नहीं थी, लेकिन 17 के बाद से हम लोगों ने इस पर काम प्रारंभ किया और अप्रैल 18 में हम लोगों ने इस पोर्टल को एक्टिव करने के साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और अगर इसमें हम देखें कि जो प्रॉपर मॉनिटरिंग, फोकस मॉनिटरिंग जो प्रदेश के अंदर हुई है, उसका परिणाम है कि जो पेंडेंसी थी, ये पेंडेंसी एक दिन की नहीं थी, एक वर्ष की नहीं थी, ये वर्षों से पड़ी हुई थी। महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए मामलों में, बलात्कार के मामलों में, नाबालिगों के साथ जो उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए जो मामले थे, वर्षों से पेंडिंग थे। उस पेंडिंग्स को पूरा करने के साथ आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश के उन टॉप 3 राज्यों में है जिन लोगों ने पेंडेंसी को पूरा करते हुए, और देश के अंदर जो पेंडेंसी रेट के आधार पर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान, और इन मामलों को, अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में, मामलों के पूरी तरह निस्तारण के मामले में देश के अंदर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। महोदय, ई प्रोसिक्यूशन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली को लागू करने वाला राज्य भी है, और इसमें देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर यूपी का स्थान है। महिला और बाल अपराध संबंधी अभियोगों के निस्तारण में देश में प्रथम स्थान है। लगभग हमारे 98% से अधिक मामलों का निस्तारण करने में उत्तर प्रदेश आज देश का वह पहला स्थान रखता है। और मैंने जो पहले भी कहा, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए 181 की एक सर्विस है, और 1090 बाहर महिला संबंधी अपराध के लिए जब कोई घटना घटित होती है तो कोई महिला कॉल करती है तो उस पर तत्काल सेवा उन्हें उपलब्ध होती है। इन सबको इंटीग्रेट करने का काम भी 112 के साथ इंटीग्रेट करने, 181, 1090 और 112 को भी इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी सूचना आ रही है, उस सूचना को संबंधित तक भेजने के साथ ही उसको तत्काल रिलीफ मिल सके, इसके लिए भी यहां पर कार्य किया गया है। यही नहीं, प्रदेश के अंदर एक महिला थाना हर जनपद में स्थापित करने के साथ साथ एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थानाध्यक्ष को उपलब्ध करवाया गया है।
और हर थाने में, जो प्रदेश के अंदर 1585 थाने हैं, इन 1585 थानों में महिला हेल्प डेस्क अलग से बना करके एक व्यवस्था बनाई है। और 2020 से हमारी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के एक अभियान को आगे बढ़ा रही है। मिशन शक्ति के अंतर्गत पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती की है प्रदेश के पुलिस बल में। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 17 के पहले जितनी भी भर्तियां हुई उन सभी को अगर हम जोड़ लें तो कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक भर्ती हुई थी। लेकिन 17 से लेकर के 22-23 तक जो भर्तियां हुई, इन भर्तियों में प्रदेश में 20,000 से अधिक महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। यानी आजादी के 70 वर्षों में जितनी भर्ती हुई थी महिला, उससे दुगनी भर्ती अकेले 5 वर्ष के अंदर हमने महिलाओं को यहां पे भर्ती किया। पुलिस की भर्ती में उनकी 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था उन्हें प्राप्त हो सके, इसको अनिवार्य रूप से प्रदेश के अंदर लागू किया। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में महिला पीएसी की बटालियन के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया। लेकिन जो पुलिस कार्मिक महिलाएं भर्ती हुई थी, वे केवल एक कांस्टेबल के रूप में ऑफिस के कार्य को या थाने तक ही अपने को सीमित न रखें, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ शासन की योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए उनकी प्रतिभा का लाभ समाज ले सके, इसके लिए प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक महिला बीट स्टेशन स्थापित किए गए, महिला पिंक बूथ की स्थापना की गई और यह भी व्यवस्था लागू की गई कि ये महिला बीट पुलिस अधिकारी हर मिशन शक्ति के अंतर्गत वहां पर जाएंगी। वहां पर सप्ताह में एक बार जाकर के महिला संबंधी घरेलू हिंसा का हो या बाहर की सुरक्षा से जुड़े हुए कोई मुद्दे होंगे, इन पे तो चर्चा करेंगे ही, इससे संबंधित समाधान भी निकालेंगे। लेकिन इसके अलावा महिलाओं से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित जो भी, या उनकी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित या उनके स्वावलंबन से संबंधित कौन सी स्कीम केंद्र या राज्य सरकार की है, इनसे भी गांव की महिलाओं को अवगत कराएंगे। और ये मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर लगातार ये जारी है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिले हैं। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले सोहदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, उसका एक उदाहरण है। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है। और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रश्न संख्या 2, शरीर प्रधान। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बताया इतने को हमने दंडित कराया, तो क्या पूछा गया था कुल कितनी घटनाएं हुई? तो जो दंडित हो जाते हैं कोर्ट से, उन्हीं को आप घटना मानते हैं कि जो घटनाएं घटती हैं उनको भी घटना मानते हैं? यह स्पष्ट कर दें, कुल कितनी घटनाएं घटित हुई? आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप
दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 24,000 जो महिला संबंधी अपराध थे प्रदेश के अंदर 2016 में, अगर हम देखेंगे तो बलात्कार की जो घटनाएं घटित हुई थी वह 1838 हुई थी। लेकिन अगर मैं 24 के अंदर की घटना बताता हूं, इनकी संख्या है 1373। और मुझे लगता है ये घटनाएं बताती है 25% से अधिक की कमी इस बारे में बताती हैं कि अपराधी आबादी तो बढ़ी होगी इस दौरान, और आबादी बढ़ने के क्रम में अपराध कम हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। लेकिन जो मैंने कहा, महिला संबंधी अपराध दोनों प्रकार के होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं। दोनों के लिए सरकार ने उस प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध की हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में 181 की सेवा है। घर के बाहर की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तत्काल वो कॉल कर सके, इसके लिए 1090 की सेवा उन्हें उपलब्ध कराई गई है। लेकिन साथ साथ क्विक रिस्पांस टीम 112, इन दोनों के साथ इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी कोई अपराध होता है, अगर इन तीनों में से किसी को भी कॉल करेंगे तो वहां पर आपको सेवा उपलब्ध होगी इसके बारे में। लेकिन इस पे समय पे चार्जशीट दाखिल करना, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के साथ जुडिशरी के साथ बेहतर तालमेल बना करके इस प्रकार के मामलों में समय पे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाना और अपराधियों को सजा दिला दी जाए, यह महत्वपूर्ण है। उसी का परिणाम है जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर महिला संबंधी जो उनके महिलाओं के विरुद्ध और पास्को संबंधित अपराधों में अब तक हम लोगों ने 16,718 अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई है। इसमें से अगर आप देखेंगे कि 2121 को हम लोगों ने मृत्युदंड, 1,713 को आजीवन कारावास, 4,653 को 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास और 10,331 को 10 वर्ष से कम की कारावास की सजा दिलाई है। ये जो अपराध, जिन अपराधियों की सजा दिलाई गई है, इसमें आप देखते होंगे अक्सर समाचार पत्रों में आता है कि 1 महीने के अंदर दुष्कर्मी को सजा दिलाई गई। ये प्रोसिक्यूशन को फास्ट करने, समय पे चार्जशीट दाखिल करने का परिणाम है। नहीं तो होता क्या है, जब हम लोग इसमें लापरवाही बरतते थे, सरकार संज्ञान नहीं लेती थी, विभाग संज्ञान नहीं लेता था, लोकल स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जाता था, अपराध बढ़ते थे और फिर इनको हल्केपन से लेने का दुष्परिणाम क्या होता था कि हर ऐसा अपराधी स्वच्छंद होकर के अपराध भी करता था और फिर समाज उसके बारे में देखते हुए भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता था। लेकिन आज अपराधी के मन में भय है और उस भय का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल है वह देश के अंदर नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश इस मामले में ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, महिला संबंधी अपराधियों को, जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। प्रश्न संख्या 2 शैलेंद्र प्रधान। नहीं, शैलेंद्र प्रधान नहीं, कोई डिबेट नहीं हो रही, होगा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूछ लिया। आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर अनुपूरक पूछने का मौका दिया। इसमें 3 माननीय सदस्य हैं, इसीलिए सीधा प्रश्न पर आइए क्योंकि तीनों सदस्यों को अवसर दिया जाए। सर, चूंकि जो नमामि गंगे का नहीं, आप पूछो। आज पूरे प्रदेश में सर हर घर नल योजना का जो कार्य संपादित है प्रदेश सरकार द्वारा, पूरे गांव की जो सड़कें, चाहे वो लोहिया गांव के द्वारा बनाई गई हो, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के तहत बनाई गई हो, अम्बेडकर गांव के तहत बनाई गई, विधायक सांसद नीति बना, किसी भी योजना के तहत बनाई गई हो, पूरे गांव के, पूरे उत्तर प्रदेश की गांव गलियों को खोदने का काम नमामि गंगे की कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया गया। अब जो सरकार कह रही है कि हम जनता को निःशुल्क पानी देने का काम करेंगे,
तो इससे संबंधित मेरे 2-3 विषय हैं सर, उनके आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जवाब चाहूँगा कि जो आपने जो हमारे प्रश्न के जवाब में प्रश्न में आपने जो जवाब दिया है कि 2024 तक पानी आप दे पाएंगे, दे देंगे दिसंबर तक। अब वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे तो आने वाला समय बताएगा। मेरा जो पहला अनुपूरक है कि माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि आपके विभाग द्वारा जो सड़कें खोदी गई हैं क्या उन्हें पुनः उसी तरह बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और अगर आप बनाएंगे तो क्या उसकी समय सीमा कोई निर्धारित है कि अगर आपने 2020 में खोदा है तो वो 24 में बनेगी कि 27 में बनेगी कि 26 में बनेगी? पहले तो मेरा अनुपूरक ये है कि उसके लिए कोई समय सीमा है कि नहीं है। दूसरा जो माननीय अनुपूरक है आपके माध्यम से कि जनता को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की बात आपने कही है, तो मेरा ये पूछना है कि क्या जो आप पानी देने जा रहे हैं दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे तो समय बताएगा, पर जो आपकी योजना है क्या जो पानी देंगे तो वो निःशुल्क देंगे कि उसका पैसा लेंगे? क्योंकि ऐसे ही विद्युतीकरण के नाम पर फ्री मीटर दिए गए, फ्री कनेक्शन दिए गए, पता चला बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची और विद्युत बिल आ रहे हैं। एक मेरा आखिरी मानवर आपके माध्यम से है, आपकी अनुमति से, कि मेरा एक व्यक्तिगत इन्हीं के विभाग का है कि हमारे जनपद चित्रकूट में एक रसीन बांध है, रसीन बांध से बरुआ बांध पंप कैनाल की कार्य योजना प्रस्तावित है और मेरे विधायक बनने के बाद से उसमें काफी मैं वो लिख के दे दो, उसका उत्तर अभी नहीं होगा, पर्टिकुलरली उसके लिए पूछा नहीं गया। 2 ही अनुपूरक है कि पानी देंगे तो कब तक देंगे, जो रोड खोद रहे हैं उसको आप कब तक बनाएंगे? हाँ, वो इंडिविजुअली वो लिख के पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी पर्टिकुलरली आपने उस रोड के बारे में नहीं पूछा था, वो मंत्री जी बाद में बता देंगे। श्री मोहम्मद फहीम इरफान। बहुत शुक्रिया मुझे पूरा पूछने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आपकी सेहत की कामना करता हूं, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो योजना चल रही है उस योजना में माननीय मंत्री जी सबसे पहले नल की व्यवस्था होती थी। नल से क्योंकि लोगों को पानी मिल जाता था और लोगों को उस व्यवस्था में काफ़ी आसानी हो जाती थी। तो पहले तो नल की व्यवस्था पूरी तरीके से बंद कर दी गई और उस नई व्यवस्था को चालू नहीं किया गया। तो ना तो नल से पानी मिला लोगों को और ना ही जो नमामि गंगे का प्रस्ताव जो चल रहा है या जो काम चल रहा है उससे जल मिल पाया लोगों को। तो सबसे बड़ी परेशानी तो लोगों को ये सामना करना पड़ा। तो मैं इंडिया हैंडपंप बंद होने के बाद जो शुद्ध पेयजल से वंचित प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी दूषित पानी पीने पर मजबूर है। इसी क्रम में माननीय विधायक जी ने जो अभी कहा ये बहुत गंभीर विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहूँगा कि जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है वाकई, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, ये बड़ा गंभीर विषय है माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो ठेकेदार काम करने वाला है वो काम तो कर देता है, लेकिन क्योंकि बड़ी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, सरकार ने भी बनाई है, हम विधायक लोग भी बनवाते हैं, तो ठेकेदार उनको तोड़कर चले जाते हैं और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो उन सड़कों को ठीक नहीं करते। और हमने काफ़ी बार लिखकर भी दिया, कोशिश भी की, डीएम साहब से भी कहा, तो मैं मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि हर घर जल योजना कब शुरू की गई थी, अब तक इसमें कितने प्रतिशत काम हो चुका है? इस योजना के अंतर्गत बिछाई जा रही पाइपलाइन का साइज भारत सरकार के CPHPO मैनुअल के अनुसार कितना है? और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि इस योजना में प्रति व्यक्ति कितने पानी आयतन को आधार मानकर पाइपलाइन बिछाई जा रही है? श्रीमती आराधना शामुना। आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर अनुपूरक पूछने का मौका दिया, बहुत बहुत आभार आपका। माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रदेश की नहीं देश की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। सरकार ने, भारत सरकार ने इसको ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया, कहा कि हम हर गांव में मजरे तक शुद्ध पेयजल पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 2019 में ये योजना शुरू हुई और लक्ष्य था कि दिसंबर 2024 तक इसको पूर्ण किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आज 6 वर्षों के बाद हम जुलाई के महीने में आज ये चर्चा कर रहे हैं और जो हकीकत के आंकड़े हैं वो है कि प्रदेश के 96,887 गांव कवर होने हैं और अभी तक मात्र 41,183 ही गांव पूरे इस परियोजना को छू पाए। तो लगभग 50% से भी कम का लक्ष्य की पूर्ति सरकार कर पाई है। और मेरा सीधा सा जो प्रश्न था वो यही था
कि इसकी जो पूर्ति है लक्ष्य की, वो सरकार कैसे पूरा करेगी। विभाग जब 6 साल में आप 50% कर पाए हैं, तो 6 महीने जो बचे हैं शेष, उसमें सरकार की क्या योजना है। मैं माननीय मंत्री जी से, बहुत ही अनुभवी मंत्री हैं और हमेशा बड़ा संवेदनशीलता से जवाब देते हैं। मैं 2 बातें आपके माध्यम से इनके संज्ञान में लाना भी चाहती हूँ। सबसे पहले अभी 2 खबरें मैंने पढ़ी। एक दिन माननीय डिप्टी सीएम साहब एक टंकी का पेयजल की उसका योजना का आरंभ करने गए, जैसे ही ऑन किया तो पूरे पाइप से फव्वारे निकलने लगे। तो कहीं ना कहीं जो मानक के विपरीत जो उसमें इस्तेमाल की जा रही है चीजें, जो पाइप इस्तेमाल किए जा रहे हैं या उनकी गुणवत्ता कमजोर है, वो कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठता है। और अभी कुछ दिन पहले दुखद घटना मथुरा में हुई कि पानी की टंकी बनी और कुछ ही महीनों के 1 महीने के अंदर वो पानी की टंकी भरभरा करके गिर गई, क्योंकि उसमें एक की जान भी चली गई। तो मैं कहीं ना कहीं ये जो जिस तरह से या तो जो सबलेट किए जा रहे हैं, टेंडरिंग हो रही, क्या किसी विशेष ठेकेदारों को सुविधा देने के लिए इस तरह की, या विशेष जगह से आए निर्यात किए गए ठेकेदारों को, विशेष प्रदेश के ठेकेदारों को सुविधा देने के लिए ये किया जा रहा है। और अगर नहीं है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब सीधा सा सवाल जो माननीय हमारे सदस्य ने भी उठाया, ये कई बार सदन में आ चुकी है ये बात, कि जो सड़कें, ये सरकार का ही राजस्व है, सरकार पीडब्ल्यूडी से, आरईएस से, विभिन्न योजनाओं से, विधायक निधि से, सांसद निधि से सड़कें जो बन रही हैं, उनको ये ठेकेदार जो पाइपलाइन डालते हैं उसको नहीं मरम्मत कर रहे हैं। और उसमें उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि जो बजट उनको दिया गया, जिसपे उन्होंने टेंडर लिया, उसमें इसका कोई प्रावधान भी नहीं है। प्रश्न तो ये मानिए जी, ये विषय महत्वपूर्ण है। बस एक और समस्या है कि जो पानी की टंकी बनेगी उसको ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दिया जाए। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ग्राम पंचायत के पास रोजमर्रा की गांव की समस्या पूरी करने के लिए तो पैसा है नहीं। वो पैसा उस टंकी की मेंटेनेंस, अगर एक बार मोटर जल जाती है तो लगभग 25,000 से 30,000 का खर्चा आता है। क्या ग्राम पंचायतें सक्षम है उसका निर्वहन करने के लिए? और ऑपरेटर का कि जो वेतन है, मासिक वेतन, वो कौन देगा? ये पूरी तरह से अस्थायी रूप से जो ये व्यवस्था की जा रही है। बिजली का बिल भी महत्वपूर्ण है। कल को बिजली का बिल नहीं होगा तो बंद कर दी, टंकी बंद हो गई, पानी नहीं मिलेगा। और इसके चलते जो सबसे बड़ी समस्या है, डिबेट माननीय मंत्री जी बैठे हैं, उसके ऊपर डिबेट नहीं प्लीज। एक मिनट, अब 1 मिनट नहीं, 4 मिनट। हैंडपंप दिए जाते थे ग्रामीण इलाकों में, हैंडपंप दिए जाते थे। इस योजना के चलते वो हैंडपंप की योजना भी बंद कर दी गई। वो फहीम ने पूछा। मेरा केवल माननीय मंत्री जी से सीधा सवाल है, मेरे 3 अनुपूरक है। सबसे पहला, कब तक और कैसे इस लक्ष्य की पूर्ति आप करेंगे जो आपने 2024 तक, दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है? इसकी क्या योजना है सरकार, ये बताए, मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा है, रिपेयरिंग और ऑपरेटर की व्यवस्था के लिए क्या परमानेंट प्रबंधन इस योजना में सरकार करेगी, ये सदन को बताएं। और जब तक ये योजना नहीं पूरी हो जाती तब तक क्या हैंडपंप की व्यवस्था जैसे पहले थी वो सरकार देगी? ये मेरे 3 प्रश्न। माननीय मंत्री जी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और राज्य के अंदर आप देखेंगे, चाहे बीमारी इंसेफ्लाइटिस का हो, जेई का हो, या तीव्र इंसेफ्लाइटिस या सिंड्रोम एईएस का, की चुनौतियों के समाधान करने के लिए स्वास्थ्य सभी राज्य के लोगों का ठीक रहे, तभी तो देश खुशहाल होगा। सभी बच्चे स्वस्थ रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें। इसलिए 15 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय जल जीवन मिशन यानी आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर भवन से उन्होंने घोषणा किया, और जिस समय ये शुरुआत हुआ था 1.96% ही राज्य के अंदर नल का कनेक्शन था।
आज नल का कनेक्शन लगभग 2 करोड़ यानी 265 में से 2,24,00,000 घरों में नल कनेक्शन है। ये जाकर 85% 56 यानी 84.56% है। अब 2024 तक मैं इसको 100% कवरेज कर दूं। दूसरा कठिनाई जो सड़क का आपने चर्चा किया, चित्रकूट में ग्रामों की संख्या उसे इस क्वेश्चन में नहीं आया था, इसमें नहीं सड़कों का नहीं था, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। चित्रकूट में 411 ग्रामों की संख्या है, जिसमें रोड कटिंग 443 है, 200 रोड पुनर्स्थापना 292 66% हो गया है। एक फिर भी आप बता देना, हो सकता है, लेकिन जो रिपोर्टिंग है, जो चेकिंग होता है, थर्ड पार्टी है, ग्राम प्रधान है, ये सभी का सिग्नेचर से ग्राम प्रधान, लोकल का एई और ये थर्ड पार्टी, इसके हिसाब से आता है। मैं नहीं कहता हूं कि ठीक वो तो रोज मान लो बरसात आ जाएगा तो कल टूट जाएगा, गीला हो जाएगा, कोई गाड़ी निकल गई तो पाइपलाइन का टोटी टूट सकता है दूसरे दिन, लेकिन फिर भी एक मिनट कोई कठिनाई है तो आप बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन ये रोड कटिंग भी समय से पूरा होगा और 2024 तक सभी घरों में नल कनेक्शन और पानी की व्यवस्था भी कर दिया जाएगी। मिलेगा पानी निःशुल्क। अनिल जी ने जो विषय सिंचाई से संबंधित किया था, अभी मैं वह जो बोल रहे हैं उसको मैं देखवा लूंगा, और वह बंधा जो बोल रहे हैं रसीन बांध, उसको एक बार देखवा के करवा देंगे। अभी रोड कटिंग वाला ना, रोड कटिंग वाला बता दिए प्रताप, आपके रिपेयर ये भी रिपेयरिंग तो होता रहेगा ना। 2024 तक ये रिपेयरिंग भी, पहले नल देना, शुद्ध पानी पहुंच जाए घर में, नल एक मिनट, नल का पानी पहुंच जाए शुद्ध, और थोड़ा 6 महीना टेस्टिंग हो जाए उसका, और पानी नल कनेक्शन घर घर पहुंचने लगेगा, रोड भी कंप्लीट हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आदरणीय योगी जी के सरकार में कोई सी गांव में गड्ढा नहीं रहेगा, मैं गारंटी से विश्वास दिलाता हूं आपको, एक तरफा। संख्या 3 श्री अभय सिंह, अभय सिंह मंत्री जी बैठे। श्री अभय सिंह, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रश्न यह था कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव लेकर के अब बाढ़ की रोकथाम के लिए योजना बनाने के लिए हम इस सदन के माध्यम से सरकार को और माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इन्होंने हमारे यहाँ दिलासीगंज घाट पर जियो बैग कटर का निर्माण किया, पर्क्यूपाइन पाइप स्टड का निर्माण किया, पर्क्यूपाइन प्रेसिंग का निर्माण किया, जिससे वहां पर राम जानकी मंदिर था, स्टेट हाईवे था जो कि अयोध्या कांडा रोड स्टेट हाईवे है, वो कटने से बच गया। तो माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और अच्छा, आप बोलिए तो हम बोले, आप बोलिए तो हम बोले। नहीं, आपस में बातचीत नहीं, मेरे से बात करिए, मैं यहां पर बैठा हूं। तूफानी जी मेरे से बात करिए, जो भी बात करनी मुझसे करिए, बहुत डायरेक्ट कोई आपस में बातचीत नहीं करेगा। और इसके बाद मंत्री जी फिर से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। तेल तक पानी पहुंचाने के लिए, तेल तक आपने पानी पहुंचाने का काम किया। हमारे बगल जिले अमेठी के विधायक जी थे, हमारे सामने शिकायत कर रहे थे, और जिस तरीके से अगले दिन चीफ इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर एसई पहुंच करके और जगह जगह पहुंच के गांव तक जाकर के तेल तक पानी पहुंचाने का काम किया, इसके लिए मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। और माननीय मंत्री जी ने माननीय मंत्री जी के दिए गए जवाब में पूरी तरीके से संतुष्ट हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 5 श्री महबूब अली, मनीष नहीं, महबूब अली नहीं, वो तो हो गया, वो प्रसन्न है, आपको क्या मतलब? अरे किसी की प्रसन्नता में भी आप दुखी हैं? अरे भाई नहीं, और जब मौका आएगा तो प्रश्नकाल में कुछ नहीं होता, प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था नहीं होती। प्रश्नकाल में माननीय मतलब प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री जी ने जो कह दिया वो पक्का हो गया। बैठिए। संसदीय शब्द है क्या? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भतीजे ने चाचा को गच्चा दिया। अरे ये हमेशा होता है, बैठिए। संसदीय शब्द है। अरे पहली बार थोड़ी हुआ है, बैठिए। अरे हमेशा इतिहास में भी हुआ है।
अरे नहीं, वो आप संग्राम जी, आप माननीय संग्राम सिंह जी, आप माननीय शिवपाल जी को क्यों उंगली करके उनको उठवा रहे हैं? आप उनको बिठाइए, वो अच्छा खासा बैठे हुए थे, आपने जबरदस्ती उनको। अरे आप शिवपाल जी, आप कहां बच्चों के चक्कर में पड़े हैं? अरे आप कहां बच्चों के चक्कर में पड़े हैं? अरे आप बैठो। अरे इसके बाद प्रश्नकाल के बाद सुनिए, प्रश्नकाल के बाद सुनिए। अरे क्या संग्राम सिंह जी, आप बिना मतलब। माननीय अध्यक्ष जी, जब चाचा को आपत्ति नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं, जबरदस्ती उंगली करिए। अरे ये समस्या आपके यहाँ भी है, ये शासक जी बैठे हैं, जरा देखो उधर भी। माननीय अध्यक्ष जी, देखिए मुख्यमंत्री जी ने, वो आपकी उनकी होती रहती है, बैठिए। मुख्यमंत्री जी ने अभी प्रश्नकाल में कहा था कि मैंने महिलाओं की भर्ती कर ली है, 20,000 महिलाओं की भर्ती। कांस्टेबल की पीएससी में भी कर ली है, पुलिस में भी कर ली है। चलिए हम अब बहुत आपको। अरे उसको वो बात खत्म हो गई, शिवाजी, वो बात खत्म हो गई। सवाल ये था कि कितनी जब से भर्तियां की हैं पुलिस में, सब कुछ। और उसके बाद 3 प्रश्न हो चुके हैं, तो सुन लीजिए ना। अरे उसके प्रश्नकाल के बाद सुनेंगे ना। तो इसी प्रश्न में, वो प्रश्न खत्म हो चुका है। नहीं, इसी प्रश्न में हमारी ओर इशारा किया था। हाँ। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम भी लिया है। वो आपको बहुत लेट याद आया, नहीं, खत्म हो चुका। मैं जांच को तभी गया, फिर कहा था अभी तक? ऐसा नहीं है, लेकिन आपने समय नहीं। आप कहाँ खड़े हुए? उसी समय में समय देता हूँ। मैं सोच रहा था आप उठोगे, लेकिन आप उठे नहीं। नहीं, आपने हमारी तरफ निगाह ही नहीं करी। अरे हमारी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इसीलिए आजाद मुझे आपकी तरफ नहीं देखा। तो देखिए हमें कच्चा नहीं मिला है। देखिए पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है, और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहां पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे, और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे, तो गच्चा तो आपने भी दिया। एक सेकंड, अब तक तो आपको आदत हो जानी चाहिए। अजय जी, जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया, समाजवादी पार्टी आगे हो गई। और फिर अब देख लेना, 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी, और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। प्रश्न संख्या 5, श्री महबूब अली मनीष। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रश्न आपके सामने होगा, और मैंने जो प्रश्न किया था, मुझे लगता है कि हमारे मंत्री जी ने या तो सही से पढ़ा नहीं, और पढ़ा होता तो शायद उत्तर उसके विपरीत नहीं मिलता। सीधा है, आप देख लीजिए, कहीं मैंने आच्छादित का जिक्र नहीं किया, मैंने बेरोजगारों का जिक्र किया है। बेरोजगार टीचरों को किस तरह से समायोजन करेंगे, क्यों हटा दिया गया, उसके बारे में बात किया। लेकिन
आप कह रहे हैं कि 21,126 टीचर हैं, ये भी आंकड़ा गलत है। वो भी 24,523 है। 10 लाख स्टूडेंट हैं, 7,292 मदरसों से ताल्लुक रखते हैं। 2008 में स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा के नाम से ये योजना बनाई थी और योजना में स्पष्ट था गणित, विज्ञान और हिंदी, अंग्रेजी मदरसों के अरबी, उर्दू, फारसी के अलावा के इसका भी ज्ञान बच्चे प्राप्त कर लें। इस मकसद से योजना बनाई थी, लेकिन आपने दूसरे प्रश्न में कह दिया कि ये योजना 21-22 तक बनाई थी। मैंने पूरी गाइडलाइन पढ़ी है, उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि 21-22 तक की योजना थी। ये योजना लेकिन बंद कर दी गई। अगर योजना 21-22 तक की थी तो आज 2024 को प्रदेश सरकार ने क्यों बंद की? 21-22 में क्यों प्रदेश सरकार ने बंद कर दिया था? उसी वक्त बंद हो जाना चाहिए था। इसलिए स्पष्ट है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। हमारा मकसद है, उसी आशय को ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई गई थी। लेकिन प्रदेश सरकार ने 8/1/2024 को ये खत्म कर दिया। मेरा सीधा स्पष्ट अनुरोध है कि इस योजना को लागू किया जाए, चालू किया जाए। 56 महीने से जिन टीचर्स को 25,000 टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिली, और समाजवादी पार्टी की आदरणीय अखिलेश जी की जब सरकार आई थी, योजना के साथ साथ हमने कहीं महसूस किया था कि इनकी अब भी सैलरी कम है। हमने 3,000 और मानदेय बढ़ाने का काम किया था। आज मेरा अनुरोध है कि सीधा सवाल मैं कर रहा हूं, माननीय मंत्री जी अगर स्पष्ट जवाब दें, ना कि अपना आगे का पीछे का ब्यौरा देकर और उपवास में तफरी और मजाक में क्वेश्चन का जवाब बड़ा गंभीर क्वेश्चन है। और सीधा जवाब दें कि 56 महीने का शेष मानदेय कब तक दे देंगे? अब टीचर भर्तियों में आरक्षण देकर क्या इन 25,000 टीचर्स का समायोजन करेंगे? इतना स्पष्ट कर दे। दो सीधे सवाल है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का जो सवाल है, अधिष्ठाता महोदय आपने पूछा है, उसका उत्तर मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 21,126 शिक्षक योजना से आच्छादित थे। दूसरा प्रश्न आपका है कि बेरोजगार मदरसा शिक्षकों के समायोजन पुनः नियुक्ति हेतु कोई योजना बनाने पर विचार करेंगी। इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। यदि नहीं है तो प्रश्न है आपका कि यदि नहीं तो क्यों? मदरसा आधुनिकीकरण योजना केंद्र पूर्व निर्धारित थी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र 17/10/2023 के अनुसार यह योजना वर्ष 2021-22 तक ही अनुमोदित थी। जी, अगला। अगर माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी के सवाल से आप संतुष्ट हैं तो मैं बैठ जाऊं। बिल्कुल सीधा आप मंत्री जी के सवाल से संतुष्ट हैं तो मैं बैठ जाऊं। कौन सा सवाल है जिसका उत्तर नहीं? प्रश्न किए थे 56 माह से जो 25,000 टीचर्स का वेतन शेष है। जी माननीय मंत्री जी, अगर योजना बंद हो गई तो वेतन शेष नहीं होगा, तो इसका उत्तर। कोई योजना बंद कैसे हुई? उसकी कोई गाइडलाइन पढ़ गई, सुना दीजिए। माननीय मंत्री जी उत्तर देते। कोई गाइडलाइन पढ़ के सुना दीजिए, सीधा मेरा कहना है इनसे। जी माननीय अधिष्ठाता महोदय, जियो मैं आपको दे देता हूं, जियो की कॉपी माननीय सदस्य को। ये
It is Harveli informed that the SPM aim was approved till the final year 2021-522 only all। माननीय मंत्री जी, आप माननीय सदस्य को ये जियो पहुंचा दीजिएगा। माननीय मंत्री, आप जियो पहुंचा दीजिएगा। स्पष्ट ये नहीं कह सकते मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा तो क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न नहीं है, सीधा प्रश्न। माननीय महबूब जी, माननीय मंत्री जी आपको जियो पहुंचा देंगे। सीधा दूसरा प्रश्न था कि 25,000 टीचर्स को कोई नौकरी, मतलब इनमें आरक्षण देकर, कोई नौकरियों में आरक्षण देकर इनका समायोजन करने का काम। मंत्री जी आप बता दीजिए क्या स्थिति रहेगी। महोदय, जब योजना बंद हुई तो सरकार किसकी थी? जी